हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग व्याकरण भाग देखेंगे। व्याकरण भाग में हम लोग आज शब्द देखेंगे। पहले हम लोग वर्ण देख चुके हैं। वर्ण के बाद में हम लोग शब्द देखेंगे कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं या शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द मतलब हम लोग पहले पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं और आगे हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। सबसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कमल, का धन मा धन ला। तो ये का अलग है, वर्ण है, माँ वर्ण है और ला वर्ण है। तो ये तीनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कमल बन जाएगा। तो यही क्या है, शब्द है। तो ये तीनों के मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, कहेंगे। तो इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ में हम लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ न कुछ अर्थ प्रकट हो शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ न कुछ अर्थ प्रकट हो शब्द कहलाता है। मतलब कि हम लोग कमल बोले तो हम लोग के माइंड में तुरंत आ रहा है कि यह क्या है, फूल है। कमल बोल रहे हैं तभी हम लोग को समझ आ रहा है कि यह फूल है। इसी प्रकार से हम लोग हाथी बोलते हैं, हाथी बोल देंगे तो ये क्या है, एक जानवर है। इस तरह से इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। अर्थ हम लोग को शब्दों से हमें पता चल रहा है, यही क्या है, शब्द है। तो आगे हम लोग देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। याद रखोगे, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधार पर किया गया है। हमेशा याद रखोगे कि 4 आधार पर किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार या भेद कितने हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तथा जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो संस्कृत में भी वही शब्द बोलते हैं और हिंदी में भी वही शब्द बोलते हैं, वही क्या है, तत्सम है। जैसे रात्रि हम लोग बोलते हैं तो रात्रि, दुग्ध, स्वपन, सर्प, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है ना। तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत में भी सर्प को सर्प ही बोलते हैं और हिंदी में भी सर्प ही बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। याद रखोगे संस्कृत और हिंदी दोनों में जो शब्द प्रयोग होता है वही तत्सम शब्द होता है। और नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग उसको संस्कृत में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी, और उसका मीनिंग निकालते हैं, हिंदी में निकालते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया है मयूर, मयूर को हिंदी में क्या हो जाएगा, मोर। वर्ष को बरस बोलते हैं। कूप संस्कृत भाषा है, कूप उसे कुआं कहते हैं।
इस प्रकार से। तो इस तरह से आप लोग समझ जाओगे कि जो शब्द हम लोग हिंदी में पुस्तक में होती है लेकिन उसका अर्थ हम लोग हिंदी में निकालते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। और देशज शब्द, देशज शब्द से ही हम लोग को पता चल रहा है कि देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न, मतलब हमारे देश में। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा, है ना। हमारे भाषा, हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा क्या है, हिंदी भाषा है, जो हमारे देश में प्रयोग होता है। और जैसे हम लोग गांव में, जैसे गांव में हम लोग क्या अपना बोलचाल की भाषा बोलते हैं, है ना, अपना बोली जो बोलते हैं, हमारे गांव में बोली बोला जाता है, बोली बोलते हैं हम लोग, अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे उरांव हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, और क्या क्या बोलेंगे, उड़िया हो गया, उर्दू हो गया, कोंकणी हो गया, बंगाली हो गया। ये सब अपने एरिया या फिर अपने गांव में, घर में ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं जिन भाषाओं को, वही क्या हो जाएगा, वो बोली हो जाएगी और बोलचाल भाषा बोलेंगे उसको। लेकिन देशज शब्द मतलब पूरे देश में अधिकतर कौन सा भाषा, स्कूलों में हम लोग देखते हैं, कहीं जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा यहाँ प्रयोग होता है। तो यही क्या है, देशज शब्द। और विदेशी शब्द वही है, विदेशी शब्द मतलब अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा में जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्कूल, आदमी, स्टेशन, वकील, लालटेन आदि। तो ये डॉक्टर को हम लोग वैद्य या ऐसा ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं। हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। स्कूल भी हिंदी में भी अधिकतर बोलते हैं, और स्कूलों में भी इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विदेशी शब्द हम लोग कहेंगे, जो विदेश से, बाहर से आया हुआ शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बनावट के आधार पे आगे देखेंगे हम लोग, बनावट के आधार पे कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। शब्दों का बनावट के आधार पे 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहले हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जिनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जिनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेला, हाथी, मछली, कमल आदि। मतलब रूढ़ का अर्थ क्या है, परंपरा या फिर क्या है, वे शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जिनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसको हम और परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मेला इसको हम लोग इसको खंड नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं कर सकते। में, धनला ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाथी, ये सब पुराने शब्द है, इसको हम लोग समझ जाएंगे इन शब्दों को कि यह मतलब स्थिर है, इसको हम परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। मेला, हाथी, मछली, कमल आदि। इस तरह से शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। और दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते, सार्थक शब्द मतलब स्कूल घर, है ना, स्कूल घर, स्नान घर, और क्या बोल सकते हैं, हमारा नील कमल, नील गगन, है ना। ये सब क्या है, यौगिक शब्द है, जिसको हम खंड कर सकते हैं। खंड करके हम लोग उसका अलग अलग अर्थ भी निकालते हैं। जैसे स्नान मतलब नहाना हो जाएगा, और घर मतलब हमारा घर, इसका दोनों का अर्थ निकल रहा है। खंड करने पर भी दोनों का अर्थ निकल रहा है। और आगे यहाँ दिया है नील धन गगन। नील का अर्थ मतलब नीला, है ना, गगन मतलब आसमान, तो नील गगन, नीला आसमान। इस तरह से इसका अर्थ क्या है, परिवर्तन होता है। इस प्रकार से इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और आगे हम योग रूढ़ शब्द।
योग ऋण शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े दो हो सकते हैं किंतु उन शब्दों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम लोग समास पढ़ते हैं, है ना, समास पढ़ते हैं, उसमें जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया है लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबे उदर वाला। लंबोदर को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबे उदर वाला। लंबे उदर वाला हो रहा है और लंबे उदर वाला कौन है? गणेश है ना। तो इसका अर्थ मतलब सीधा शब्द सीधा बन रहा है लेकिन इसका अर्थ क्या है? दूसरा निकल रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग योग ऋण शब्द कहते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलधर कंठ, तो नीले कंठ वाला। नीलकंठ को हम लोग बोलेंगे नीले कंठ वाला, और नीले कंठ वाला कौन होता है? शिव जी। पंकज, पंकज का अर्थ क्या हो जाता है? कीचड़ में जमा, है ना। पंकज मतलब कीचड़ में जमा, या पंकज मतलब फूल, कमल फूल, है ना। कमल फूल रहता है जो कीचड़ में उगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बनावट के हम लोग शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे देखें, बनावट के आधार पे देखेंगे, आगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार से सार्थक शब्द वे हैं वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, घर, माता, विद्यालय, पुस्तक, गमला आदि। आकाश, है ना, आकाश मतलब सार्थक है, ये मतलब निश्चित है कि आकाश मतलब ऊपर आकाश को ही हम लोग आसमान को ही केवल आकाश बोलेंगे, धरती को हम लोग आकाश नहीं बोलेंगे। घर, घर मतलब अपना घर, घर मतलब हम लोग उसका अर्थ क्या है? घर मतलब घर। माता मतलब माता, वह मतलब निश्चित होता है कि माता, माता को हम लोग माता ही बोलेंगे, है ना। दूसरा को और दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे। जननी भी बोल सकते हैं लेकिन उस माँ को ही बोलेंगे। किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, मतलब निश्चित अर्थ मतलब उसके बारे में ही उसका बोध हो। जैसे विद्यालय, विद्यालय बोलेंगे तो स्कूल को ही हम विद्यालय बोल सकते हैं, उसको और दूसरा नहीं समझ सकते हैं, उसका अर्थ कुछ और दूसरा नहीं निकलेगा इस तरह से। तो और आगे हम लोग देते हैं दूसरा निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाकाशवाल, पुस्तक, वमला, अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, तो रख, रघ बोलेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका कोई अर्थ ही नहीं है। पुस्तक को हम लोग उल्टा कर देंगे कस्तुपु, तो इस प्रकार से इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द बोलेंगे। और आगे हम लोग लास्ट देखते हैं प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्द पहला है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो यह विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, और एक है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, है ना। तो अविकारी शब्द हैं, इसके भी कितने हैं? 5 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयवादी बोधक शब्द, निपात शब्द। तो यहाँ आप लोग देख लोगे कि ये क्रिया विशेषण शब्द, संबंध सूचक बोधक शब्द, ये सब हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे इन शब्दों के बारे में, और ये संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण, क्रिया, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को समझ में आया होगा कि शब्द
किसे कहते हैं, शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है और यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, बनावट के आधार पे कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं।